यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे और अभी हम ग्रेविटेशन में नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, दैट इज मास एंड वेट। देखिए, ये जो मास और वेट है इसको मैं आपको अलग अलग स्टडी नहीं करवाऊंगा, हम इसको कंपैरिजन में ही स्टडी करेंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं वो आपको अभी पता लग जाएंगे। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मास एंड वेट। देखिए, मास ये आप केमिस्ट्री के अंदर भी वर्ड पढ़ेंगे। मास को किलोग्राम से मेजर किया जाता है। मास होता है मटेरियल की क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में मटेरियल है उसको मास बोला जाता है। और केमिस्ट्री के अंदर हम इसकी एक यूनिट और यूज करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। तो मास को किलोग्राम्स में, एएमयू में, ग्राम्स के अंदर, मिलीग्राम्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नाप सकते हैं। तो बेसिकली ये कंपैरिजन है, बेसिकली ये क्या है, कंपैरिजन। ओके, तो अभी मैं इसको टेबल की फॉर्म में लिखता हूं और हम एक एक पॉइंट को फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लिख रहे हैं। तो डिफरेंसेस की फॉर्म में ही इसको स्टडी करते हैं। Here I will write mass, weight। अब देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, मास का भी और वेट का भी। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द मास ऑफ ए बॉडी is the quantity of matter contained in it, quantity of matter contained in it। और वेट क्या होता है, वेट फोर्स है। The weight of the body the weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of earth, towards the center of earth। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं हम। मास क्या है, बॉडी की, कोई भी बॉडी है उसमें कितना मटेरियल है, मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको मास बोलते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली, तो वो 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आंसर है 1 ग्राम हाइड्रोजन। अगर मैं लेता हूं 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इतने पार्टिकल्स हैं 1 ग्राम गैस में। अब इस गैस को, ये जो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, अगर मैं इस गैस को यहां से मून पर ले जाऊं या मार्स के ऊपर ले जाऊं, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होगा, तो आंसर है नो। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज नहीं होगा। अगर पार्टिकल्स के नंबर में चेंज नहीं होगा तो इसका मास भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मास भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो हमें इससे एक और चीज पता लगती है कि ये जो मास होता है इट इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। आप कहीं भी चले जाएं यूनिवर्स के अंदर, ये जो मास रहेगा ये मास कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, जो मटेरियल की क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो किसी भी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल है, किसी भी बॉडी में कितना मटेरियल है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, और उसको क्या बोला जाता है, उसको मास बोला जाता है। वेट क्या है,
वेट एक फोर्स है। अगर ये एक फोर्स है तो इसको किस में मेजर किया जाना चाहिए? इसको न्यूटन में मेजर करेंगे। और अगर ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ये कैसी क्वांटिटी होगी? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और अगर वेट एक फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, दोनों चीजें होंगी, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेट की डेफिनेशन में क्या लिखा गया? वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये कह रहे हैं वेट क्या है? वेट किसी भी बॉडी का वो है जिसमें फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? वो अर्थ ही तो फोर्स लगा रही है। किसकी तरफ? अपने सेंटर की तरफ। जो अर्थ का मास है, जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला था अर्थ के लिए, जैसे कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कशंस किया था। देखिए ये अर्थ थी और इसके ऊपर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था। ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रहा है। दिस इज द अर्थ। और हमने इसके लिए कैलकुलेशन की थी कि जो ग्रेविटी है, अर्थ जो है वो इस पर कितना फोर्स लगाती है। तो हमने ये निकाला था कि इस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है। ये कैलकुलेशन की थी हमने एक न्यूमेरिकल के अंदर कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगता है। तो अर्थ ये 1 किलोग्राम, ये जो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम मैं क्या बता रहा हूँ? 1 किलोग्राम इज द मास। ये मास है, ये वेट नहीं है। तो इस पर फोर्स कितना लगा रही है अर्थ? अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है 9.8 न्यूटन का। तो जो ये 9.8 न्यूटन का फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगा रही है और इसको अपनी तरफ खींच रही है, हम इसी को तो क्या बोल रहे हैं? हम इसी को तो वेट फोर्स बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वेट। तो वेट क्या है? हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे मैं रिलीज करता हूँ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, मोशन में आ जाता है। अभी ये रेस्ट में है, जैसे रिलीज करूंगा ये मोशन में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। और वो जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की जितनी भी वैल्यू है हम उसको वेट बोल देते हैं। हम उसको क्या बोल देते हैं? वेट। अल्टीमेटली ये जो वेट है ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना फोर्स लगा रही है, हमने उस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या नाम रख दिया? हमने उस ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम रख दिया वेट। उसको क्या बोलते हैं? उसको वेट बोलते हैं। ओके। तो अभी मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। शॉर्ट में लिख देता हूं, इट इज always constant and does not change place to place। does not change लिख सकते हैं या vary लिख सकते हैं। does not change place to place, और place to place ये change नहीं होगा। तो अब अगर अर्थ पर है, मून पर है, मार्स पर है या किसी दूसरे एक्सो प्लेनेट पर है, किसी दूसरे सोलर सिस्टम में है, तो किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो मास कैसा रहेगा? वो मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि उसके अंदर जितना भी मटेरियल था, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, वो सेम रहेंगे, वो नहीं चेंज होने वाले, वो चेंज नहीं होंगे। ओके, इसमें देखिए क्या लिखें, वेट ऑफ द बॉडी, जो वेट है वो कांस्टेंट है क्या? तो आंसर है नो। अगर हम अर्थ के ऊपर है तो उसका वेट 9.8 न्यूटन आ रहा है। अगर मून पे चले जाएंगे तो 1 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उस पर मून 1.63 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? 1.63। अगर अर्थ के ऊपर ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम, तब अर्थ जो इस पर फोर्स लगाएगी दैट इज 9.8 न्यूटन। तो हम बोलेंगे दिस इज द वेट ऑन द अर्थ। दिस इज द वेट ऑन द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का वेट है। इसको लिख देता हूं मैं, इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ओके, अब हम अगर इस 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाएंगे, तो ये मून है। मून जो है वो 4 गुना छोटा है, अर्थ की जो रेडियस है उससे 4 टाइम्स इसकी रेडियस लेस है। और जो मास है वो 100 गुना कम है, 100 टाइम्स लेस है इसका मास जो है। और अगर इसके ऊपर यहाँ पर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखेंगे
तो देखिए मास तो 1 किलोग्राम ही लिख रहा हूं ना मैं, इसका भी मास 1 किलोग्राम है और इसका भी मास कितना है 1 किलोग्राम। मास को m से लिखा जाता है, स्मॉल m से। लेकिन यहां पर जो इस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो जो फोर्स होगा वो होगा 1.63 न्यूटन। दैट विल बी 1.63 न्यूटन। सो वी विल से दैट इट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो ये ऑब्जेक्ट का जो है वो वेट होगा, वो कहां पर होगा, वो मून पर होगा। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। बेसिकली ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है हम उसको वेट बोल देते हैं। हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको वेट बोल देते हैं। तो हम मार्केट में जाकर के बोलते हैं कि भैया इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, या हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सब्जी फ्रूट खरीदते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया कितना वेट हो गया इसका, तो वो बोलता है 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। आप उसको वेट पूछ रहे हैं, उसको न्यूटन में बताना चाहिए ना। आप उसको वेट बोल रहे हैं कि भैया इसका वेट कितना हो गया, तो वेट को तो किस में मेजर करते हैं, वेट को तो न्यूटन में मेजर करते हैं। एक्चुअल में आप क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअल में आप पूछ रहे हैं मास। लेकिन हम जनरली डे टू डे लाइफ में इसी वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, वेट को ही यूज करते हैं कि इसका वेट कितना है। वो बता देता है कि 5 किलोग्राम है। अगर किलोग्राम में बता रहा है तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, वो मास बता रहा है उसका। वो क्या बता रहा है, वो उसका मास बता रहा है, वेट नहीं बता रहा। वेट इज ए फोर्स। वेट तो क्या है, वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। ओके और इसमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा कि ये वेरी करेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि बाकी के पॉइंट्स भी लिखने हैं। with which it is attracted towards earth, towards the earth। ये एक फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, और जितना भी फोर्स लगता है उसको वेट बोला जाता है। इसमें हमने क्या पॉइंट लिखा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, चेंज होता रहेगा। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ये वेरी करता है मतलब चेंज होता है, चेंजिंग है। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अर्थ के ऊपर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है, और मून के ऊपर उसी 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर 1.63 न्यूटन का फोर्स लगता है। जुपिटर पे चले जाएंगे तो 27-28 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मून सन पे चले जाएंगे तो लगभग 200 या 300 न्यूटन का फोर्स लगेगा 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके तो ये जो है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। अर्थ का मास अगर ज्यादा है तो वो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाती है। मून का मास अगर कम है तो वो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लगाती है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इज इक्वल टू G, इसमें आएगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट फोर्स निकाल सकते हैं, वेट फोर्स निकाल सकते हैं। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम इसको इजी कर देंगे। अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालते हैं उसके फॉर्मूला को थोड़ा इजी कर देंगे, आसान कर देंगे। ओके थर्ड पॉइंट लिखते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसका क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ये तो हमने डिसाइड किया ना 1 किलोग्राम किसको बोला जाएगा, और उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने आज से बोला कि इसका जितना भी मास है उसको मैं 1 किलोग्राम बोलता हूँ। इसका जितना भी मास है उसको मैं क्या बोलता हूँ, 1 किलोग्राम। अब मेरे को कंपैरिजन करना है तो इसके साथ करना पड़ेगा। अब मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के आया, मैंने बोला कि इन दोनों का जो मास आ रहा है वो बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका मास भी 1 किलोग्राम है। तो बेसिकली मास क्या है, मास कंपैरिजन है। मास क्या है, कंपैरिजन।
कि हमने जो डिसाइड किया था कि 1 किलोग्राम कितने मास को बोला जाएगा, उसके साथ क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। और ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी because it is a force, so it has magnitude as well as direction। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगी, इसके पास डायरेक्शन भी। डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट किस तरफ गिरता है, अर्थ के सेंटर की तरफ या अर्थ के सरफेस की तरफ आप बोल सकते हो। तो ये डायरेक्शन ही तो हुई ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं हम लोग इसमें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। अब हम इसकी यूनिट को लिखते हैं। जो मास है उसकी जो यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। एसआई यूनिट की ही बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली, किलोग्राम। किलोग्राम का जो सिंबल है वो स्मॉल के स्मॉल जी। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, स्मॉल के एंड स्मॉल जी। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन, बिकॉज इट इज ए फोर्स। अगर ये फोर्स है तो इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, इसको किससे लिखा जाता है, इसको स्मॉल एम से लिखा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मास को हम स्मॉल एम से लिखते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय W, कैपिटल W। इसको कैपिटल W से लिखा जाता है वेट को। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा मेजर कैसे करेंगे इसको, मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बीम बैलेंस का यूज करते हैं। सिक्स्थ, इट इज मेजर्ड और कंपेयर्ड बाय, मेजर करना या कंपैरिजन करना किससे करेंगे, ये कंपैरिजन बीम बैलेंस से करेंगे। बीम बैलेंस तुला होता है ना, तोलने के लिए हम लोग काम में लेते थे पहले, इस तरह के होते हैं बीम बैलेंस। यहाँ पर एक हैंगर लगा होता है और इस तरफ भी एक हैंगर लगा होता है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम बाट रखेंगे, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने बाट रखे और दूसरी तरफ क्या किया, दूसरी तरफ हम मटेरियल को रख देंगे, कंपैरिजन ही तो करना है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एक रोड के ऊपर सस्पेंडेड होगा, ये ऐसा होता है, ये स्टैंड होता है, इस स्टैंड के ऊपर इसको फिक्स किया होता है बीम बैलेंस को, और यहाँ पर एक पाइवेट लगा होता है। तो इस तरह से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, दिस इज कॉल्ड बीम बैलेंस, इसको बीम बैलेंस बोला जाता है। तो मास को मेजर करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक तरफ आपको बाट रखने पड़ेंगे, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का या 5 किलोग्राम का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 बाट रखे हैं 1 किलोग्राम के, तो 3 किलोग्राम मास यहाँ रख दिया और दूसरी तरफ मटेरियल को डालते जाएंगे। जब ये बैलेंस में आ जाएंगे दोनों, तब हम बोलेंगे कि इसका और इसका मास, दोनों के मासेस कैसे हो चुके हैं, दोनों के मासेस इक्वल हो चुके हैं। दोनों के मासेस कैसे हो चुके हैं, इक्वल। सो दिस इज ए कंपैरिजन। तो हम इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, किसके थ्रू, बीम बैलेंस के थ्रू। तो मास को मेजर किया जाता है बीम बैलेंस से। और वेट को कैसे मेजर करते हैं, वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। वेट को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस देख लीजिए क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस शायद आपने देखा भी होगा, हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स को यूज करते हैं, उसके वेट को मेजर करने के लिए एक हुक का यूज किया जाता है। वो जो हुक होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो स्प्रिंग बैलेंस ही होता है। तो यहां पर इस तरह का होगा स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें एक स्केल लगा होगा और उस स्केल के ऊपर यहाँ पर रीडिंग्स लिखी होंगी, 10 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, इस तरह से 1 न्यूटन, 2 न्यूटन। ये एक स्केल बना हुआ है और यहाँ पर इसके नीचे, इसके अंदर एक स्प्रिंग होगा और स्प्रिंग के जस्ट नीचे यहाँ पर एक हुक लगी होगी, इस तरह की एक हुक होगी।
तो उस हुक के थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल को इस पे टाई कर देंगे, इस पे लटका देंगे। जैसे ही लटकाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये नीचे की तरफ ऐसा खिंच जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये जो दिस इज नोन एज स्प्रिंग बैलेंस। पहले आप इसका नाम देख लीजिए क्या है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। और स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो मेजरमेंट है वो न्यूटन में लिखे होंगे। वो किस में लिखे होंगे, वो न्यूटन में लिखे होंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर एक स्प्रिंग होगा और वो स्प्रिंग के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लगा होगा प्लास्टिक का या मेटल का, जो कलरफुल होगा, जो ये बताएगा कि ये जो स्प्रिंग है वो कितना एक्सपेंड हो चुका है, कितना फैल चुका है। और इस स्प्रिंग के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर एक हुक लगी होगी जिसके साथ हम किसी मटेरियल को यहाँ पर टाई कर देंगे, बांध देंगे। ओके, तो जब हम उसको यहाँ पर सस्पेंड करेंगे, लटका देंगे मास को, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा स्प्रिंग, और ये जितना एक्सपेंड होगा उसके बेसिस पर यहाँ पर न्यूटन में रीडिंग आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। तो ये है स्प्रिंग बैलेंस। तो ये इस पॉइंट को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। द वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं न्यूटन में। दिस इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस एंड इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। बस मास में तो ये पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। हम ऐसा इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में ये भी लिखा जा सकता है, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास है वो किसका मेजर है, वो इनर्शिया का मेजर है। मतलब मास के थ्रू हम इनर्शिया का पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अब जैसे कि हमारे पास एक साइकिल है और एक ट्रक है, तो दोनों में से कौन रेस्ट में रहेगा, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, साइकिल पर 10 न्यूटन लगाते हैं तो वो तो मूव करना शुरू कर देती है, लेकिन ट्रक पर अगर 10 न्यूटन लगाते हैं तो वो मूव नहीं करता। तो वो अपने रेस्ट की स्टेट को मेंटेन करता है, बिकॉज इट हैज हाई मास। उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा। तो मास के थ्रू इनर्शिया को भी मेजर किया जाता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इनर्शिया के थ्रू मास को भी मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया के थ्रू क्या कर सकते हैं, मास को भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा, 7th पॉइंट। इसमें 7th पॉइंट ये ऐड करूंगा कि हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय W इज इक्वल टू mg। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू mg। वेट को किससे लिखा जाता है, W से। दिस इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। अब ये इसके कंपैरिजन है, ये इसके डिफरेंसेस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, W इज इक्वल टू mg को। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, उसको डिस्कस करते हैं। So you can take the screenshot of this table. देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर कंपैरिजन में ही आता है। मास और वेट में क्या कंपैरिजन होते हैं, कंपैरिजन में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको इसी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया है ये सब। 6 पॉइंट्स इन द मास एंड 7 पॉइंट इन द वेट। अगर आप इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, एक और पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड कर सकते हैं। वो पॉइंट मैंने आपको बताया, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो मास किसके बारे में बताएगा, वो उसके इनर्शिया के बारे में बताएगा। इनर्शिया मतलब कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन, तीनों को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं फोर्स वाले चैप्टर में। ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, W इज इक्वल टू mg, उसको डिस्कस करते हैं। So I am going to erase this table. बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम वेट बोल रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग वेट फोर्स बोल देते हैं, जिसको हम लोग वेट फोर्स बोल देते हैं। अर्थ के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, जैसे कि ये अर्थ है और यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसका जो मास है वो मास ऑफ अर्थ आएगा और इसकी जो रेडियस होगी, वो डिस्टेंस जो होगी वो अप्रोक्सीमेट क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे पड़ा है। अगर अर्थ के सरफेस पे पड़ा है
तो जो डिस्टेंस होगी वो लगभग रेडियस के बराबर होगी, दैट इज 6400 किलोमीटर्स। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, अगर मैं उसको निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा, जी m1 m2। m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ, पहला ऑब्जेक्ट है अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट ये रहा जिसका मास है m, और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। क्या हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं? तो आंसर है यस, हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था। ये जो सारे कांस्टेंट है, ये जो सारे कांस्टेंट थे, इसको हमने बोला था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला था क्या? मैंने बोला था ये कांस्टेंट होगा अर्थ के ऊपर, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, जी ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, और इसकी वैल्यू को हमने क्या फाइंड किया था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये जो कांस्टेंट है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस पूरे की जगह पर मैं स्मॉल जी लिख दूंगा, और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी है, जब भी पुट करनी है क्वेश्चंस के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑलरेडी क्या पढ़ा था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, इस पूरे को हमने G लिख दिया। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बना, अब हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, हमने इसको वेट बोलना शुरू कर दिया, हमने इसको क्या बोलना शुरू कर दिया, हमने इसको वेट बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है, ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है कि जिससे आप अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होंगे ना, जी भी चेंज नहीं होगा, अर्थ का मास भी चेंज नहीं होगा, अर्थ की रेडियस भी चेंज नहीं होगी। तो अगर ये तीनों चेंज नहीं होंगे तो हम इसको पहले से ही सॉल्व करके रख लेते हैं, बार बार इसको लिखने की क्या जरूरत है फॉर्मूला के अंदर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था, हमने इस पूरे जो कांस्टेंट क्वांटिटीज थी इनको सॉल्व करके 9.8 निकाला, और उसको हमने क्या बोल दिया, जी, और मैंने इस पूरे की जगह पर जी लिख दिया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अब बन गया F इज इक्वल टू एम जी। एम तो मास है ऑब्जेक्ट का, जितना भी ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जितना भी है, और यहाँ पर जी लिख देंगे इसकी जगह पर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बना, इसी को हम लोग वेट फोर्स बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट फोर्स बोलते हैं। सो F इज इक्वल टू एम जी लिखो या W इज इक्वल टू एम जी लिखो, ये दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स को बताएंगे। वेट फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, exerted on the object by the earth, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग। So this is the difference between mass and weight of the object. Okay, thank you so much. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।